आगे हम देखते हैं चैप्टर में जहाँ पर आर्थर और सिल्विया दोनों उड़ते हुए जा रहे थे। जहाँ पर उनके आगे आगे ग्रैंडपा और असुरा उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। जिसके बाद वो वहाँ पर आर्थर से पूछती है कि वैसे आर्थर, क्या तुम ज़्यादा परेशान हो? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जिस पर आर्थर उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे अभी तक ये आदत नहीं हुई है कि तुम मेरे नाम से मुझे बुला रही हो। जिस पर सिल्विया उससे कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर ड्रैगन की प्राइड को बनाए रखना है। जिस पर आर्थर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें काफी ज्यादा चीजें बताई होंगी। अब आर्थर बताता है कि मेरा जब एपोथियस में ट्रेनिंग का लास्ट डे था, उस दिन मुझे इंद्रथ ने बुलाया था। मुझे तो लगा था कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि मुझे सरप्राइज कर सके, लेकिन मैं उस दिन गलत था। जब मैं वहां पर अंदर पहुंचा तो मैंने वहां पर जो देखा वो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। और हम देखते हैं कि जब आर्थर वहां पर पहुंचता है तो वहां पर इंद्रथ उससे कहता है कि आर्थर, तुम मेरी वाइफ से तो पहले ही मिल चुके होगे। जिसे सुनने के बाद तो आर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो मेयर थी वो उसके सामने बैठी हुई थी और उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज थी। जिसे देखने के बाद तो आर्थर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इंद्रथ उससे आगे कहता है कि अगर ये आज नहीं होती तो शायद मेरे हिसाब से तुम यहाँ पर नहीं होते। इस पर मेयर उससे कहती है कि इसमें मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने बस उसे गाइड किया था, बाकी सब तो उसने अपने आप कर लिया है। दूसरी ओर जो आर्थर था वो तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जिसके बाद वहां पर इंद्रथ ने उसे कुछ बताया था जो कि हमें नहीं बताया जाता है। जिसके बाद आर्थर कहता है कि उस दिन जो भी उसने मुझे बताया, उसके बाद तो मैं वहां पर अपने आप पर शक करने पर मजबूर हो चुका था। जिसके बाद इंद्रथ ने उससे कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इस एडवाइस को लाइटली लोगे आर्थर। फिर उसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपने गार्ड को डाउन मत करना। जिसके बाद ग्रैंडपा उस असुरा से कहते हैं कि मुझे अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं विदाउट किसी बैकअप के। जिस पर असुरा कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस मैसेंजर ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मेरे पास पूरे राइट्स हैं कि मैं इसे मार सकता हूँ। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन फिर भी वित्रा के कारनामों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उसने सबसे पहले हाफ ब्लड एसुरास को ब्रीड करवाया और उसके बाद उसने म्यूटेंट्स को बनाया, और अब यहाँ पर ये जहाज बना रही है। क्या हम इसे अनदेखा कर सकते हैं? और मैं तो यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि इस अग्रोना ने इस प्लानिंग को कितना ज्यादा लंबा किया है। मुझे तो ये वॉर भी उसका बस एक गेम का कोई हिस्सा लगती है। अग्रोना भी अच्छे से जानता है कि वो वहाँ पर डायरेक्टली वॉर के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है, इसलिए वो वहाँ पर एक ऑलमाइटी हैंड बनना चाहता है जो कि इस चेस के पीसीस को अपने लिए घुमा सके और बस उसी का ही फायदा होता रहे। जिस पर ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वैसे हमारे लिए इस पीसीस को कौन घुमा रहा है। जिस पर असुरा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। फिर असुरा आगे बोलता है कि वैसे तुम ही हो इस वॉर को जो लीड कर रहे हो, ये सब तो सिर्फ तुम्हें ही पता होना चाहिए। जिस पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि लास्ट नाइट से मैं सब कुछ यही सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ पर आर्थर से कहते हैं कि ये ठीक होगा अगर तुम और सिल्विया हमारे साथ वहाँ पर नीचे जाओ। जिस पर सिल्विया आर्थर से कहती है कि इस वक्त के लिए मैं यहाँ पर चुप हूँ, लेकिन अगर वॉर हुई तो मैं वहाँ पर चुप नहीं रहने वाली हूँ। अगर मुझे तुम्हें बचाना होगा तो मैं वहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही मुझे वहाँ से तुम्हें लेकर भागना ही क्यों ना पड़े। फिर वो वहाँ पर अपने नॉर्मल पेट वाले फॉर्म में आ जाती हैं और आर्थर भी वहाँ पर उन दोनों के साथ नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों उससे कहते हैं कि वहाँ नीचे देखो। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे ये किसी भी तरीके से ऑर्डिनरी मैसेंजर्स नहीं लग रहे हैं। फिर वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो वहाँ से वो एक बंदा जो कि उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि हम आपका काफ़ी ज़्यादा हम्बली वहाँ पर वेलकम करते हैं। और उन्हें देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं। जिसके बाद जो असुरा होता है वो उनसे कहता है कि हमें तो लगा था कि हम किन्हीं मैसेंजर से मिलने वाले हैं, लेकिन तुम दोनों इस रोल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठते हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त ये हमारा ही रोल है जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जिसके बाद वो पीछे खड़ा बंदा हुआ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम है सिलरिड और ये बंदा है जो कि आपके सामने खड़ा हुआ ये है उटो। हमें आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे हमने रेथेनियंस ने काफ़ी ज़्यादा सुना है आप जैसे एपोथियस के असुरास के बारे में। जिसके बाद आर्थर ये सुनने के बाद कि रेथेनियर्स ये कौन सी जगह है, काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद वो बंदा आगे असुरा से कहता है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर इस समझौतों के कायम रखेंगे और यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा गलत नहीं करेंगे। जिस पर वो असुरा भी उनसे कहता है कि मैं भी यही आपकी साइड से अज्यूम करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ऊटो होता है वो वहाँ पर आर्थर से कहता है कि
मुझे ये तो पता था कि यहाँ पर जो ग्रैंडपा एल्फ है और वहाँ पर जो वन आई मैन है वो यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पर तुमसे भी मिलने का मौका मिलेगा, आर्थर लेविन। जिस पर आर्थर कहता है कि वैसे मैं भी ये तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ, मुझे ही नहीं लगा था कि रेथेनियर्स अपने चेहरे दिखाएंगे। जिस पर वो बंदा यानी कि उटो कहता है कि सिलिट ने शायद तुम्हें पहले ही बताया होगा, हम यहाँ पर मैसेंजर्स के रूप में आए हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ पर से किसी भी इनोसेंस बंदे को उठाकर ले जाओ और वहाँ पर उससे टॉर्चर कर कर इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि ये सब काम तो मेरा है। और ये बंदा वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कह रहा था। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पागल लग रहा था, लेकिन जब जो सिलरिट होता है वो वहाँ पर उससे कहता है कि बस करो उठो, ये काफ़ी हो चुका है। जिसके बाद जो वन आई असुरा होता है वो वहाँ पर कहता है कि चलो अब हम बकवास बातें बंद करते हैं और शायद हमें अब अपनी इस मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस पर सिरलेट कहता है कि जैसा आप चाहें। जिस पर वो बंदा कहता है जो हमारे हायर अप्स हैं उन्होंने मुझे बस डिकैथन के लीडर्स को ये बताने के लिए कहा है कि जितने भी बंदे रॉयल फैमिली के हैं यानी कि रूलिंग फैमिलीज के हैं उन्हें वहाँ पर सरेंडर करना होगा और उनमें से जो भी बंदा मर्सी के लायक होगा उसे मर्सी दी जाएगी, वरना अगर आप अभी भी हमारे खिलाफ जाना चाहते हैं तो हमारी सेना बिल्कुल भी बिना किसी मर्सी के इस कॉन्टिनेंट के सभी बंदों को ख़त्म कर देगी। जिसे सुनकर वहाँ पर ग्रैंडपा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये कोई भी ज़्यादा टर्म्स नहीं है, ये तो बिल्कुल यहाँ पर मौत के मुंह में जाने जैसा है। जिस पर वो वहाँ पर उटो कहता है कि सोचो तुम्हारे पास अभी भी एक चॉइस है। उसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, अगर तुमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया तो मैं ज़्यादा हम्बली तुम्हारे इस सर को काटूंगा। जिस पर सिलेट उससे कहता है कि उठो बस करो, हम यहाँ पर किसी भी फाइट को करने के लिए नहीं आए हैं। जिस पर उटो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर उन्हें फ्यूचर ऑफ बैटल के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि वैसे ग्रैंडपा ये सब कुछ तुम्हारी उस ग्रैंड डॉटर और तुम्हारे लिए था बस। जिसे सुनने के बाद तो आर्थर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रैंडपा थे उन्होंने इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो अपना एक पंच सीधा उस उटो के चेहरे पर मार देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका केप था वो वहाँ पर नीचे उतर जाता है। जिसकी वजह से जो आर्थर है वो उसकी जो टूटी हुई हॉर्न है वो देख लेता है और उसे याद आता है कि जब एलिया वहाँ पर मरी थी तब उसके हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हॉर्न था। जिसे याद आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो उस उटो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो तुम ही थे जिसने एलिया को मारा था। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जिस पर आर्थर कहता है कि याद करो उस डंजन के अंदर जहाँ पर उसे मारने से पहले उसके सारे बॉडी पार्ट्स को काट दिया गया था, क्या वो तुम ही थे। जिस पर वो थोड़ा याद करते हुए कहता है कि शायद मैं ही था, क्योंकि मैंने इस तरह से काफ़ी सारे लोगों को मारा है, शायद वो भी उनमें से एक होगी। शायद तुम उस ब्यूटीफुल लिटिल एल्फ की बात कर रहे हो। हाँ, तो शायद मैं वही था जिसने उसे मारा था। जिसे सुनकर आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन आर्थर ग्रैंडपा और जो सिल्व उसने वहाँ पर शांत करा लिया था। जिसके बाद आर्थर शांति से उससे पूछता है कि क्या कुछ और है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, क्या कोई और भी धमकी है जो यहाँ पर तुम हमें देना चाहते हो। जिस पर लिट कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास 2 दिन है, जो भी तुम्हें डिसाइड करना हो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारी रॉयल फैमिलीज ने हमें सरेंडर नहीं किया तो शायद हम तुम्हारा यही आंसर मानेंगे। फिर वो वहाँ से वापस मुड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ आर्थर कुछ सोच रहा था तभी अचानक से जो उटो था वो उससे कहता है कि शायद तुम वहाँ पर उसकी चीखें सुनना चाहोगे। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार थी, उसकी चीखें इतनी ज़्यादा थी कि मुझे तो एक बार के लिए उसे ना मारने का मन भी करने लगा था। मैंने उसे तब तक जिंदा रखा जब तक मुझे अच्छा लगता रहा उसकी चीखों से। ये सुनकर आर्थर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पावर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ओ तो तुम भी यहाँ पर की का यूज़ कर सकते हो। जिसके बाद आर्थर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वहाँ पर बैटलफील्ड में ढूंढने के लिए तैयार हूँ और तुम भी तैयार रहना। जिसके बाद आर्थर वहाँ से चला जाता है और ये चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाता है। ये चैप्टर्स मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहे, वैसे लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तो नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन, तब तक के लिए बाय। 1 घंटे की वीडियो आपको संडे को मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।